नमस्कार। अगर आप कोई एग्री स्टार्टअप खोलना चाहते हैं या खेती किसानी से जुड़ा कोई आपके पास आइडिया है तो आपको क्या करना चाहिए, आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आकृति शर्मा जी, जो पूसा कृषि केंद्र में जो इंक्यूबेटर सेंटर है पूरा उसको संचालित कर रही हैं। आज उनसे जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम। धन्यवाद। जो लोग कृषि स्टार्टअप खोलना चाहते हैं उनके लिए मुख्य मुद्दे मैं बता देती हूँ कि उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो एक तो ये कि अपने प्रोडक्ट को बिल्कुल लेकर बाज़ार में उतर ना जाएं सीधा, उससे पहले मार्केट का सर्वे करें या और सोर्सेज से, जैसे आजकल तो बहुत सारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ जाती हैं, अलग अलग एजेंसीज बनाती हैं, वहाँ से मार्केट का डेटा ऑब्टेन करें और अपने टारगेट कस्टमर सेगमेंट को आइडेंटिफाई करें। पूरा कस्टमर सेगमेंट आपका टारगेट ग्रुप नहीं है, आप पूरे ग्रुप के नीड्स को कभी भी इकट्ठा सॉल्व नहीं कर सकते। तो आप ये देखिए उसमें से सबसे पहले सबसे सॉफ्ट टारगेट कौन सा होगा जो बहुत जल्दी आपके सामान को खरीदेगा जो आप बना रहे हैं। तो टारगेट मार्केट का आइडेंटिफिकेशन और मार्केट है भी या नहीं है वो देखना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में आपको रेडी रहना चाहिए कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि कई स्टार्टअप्स का बैकग्राउंड उस एरिया का नहीं होता है जहाँ पर वो अपना प्रोडक्ट डेवलप कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट की नॉलेज तो होती है क्योंकि वो आपने डेवलप किया है, लेकिन उससे रिलेटेड और भी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं या किस तरीके का एक्चुअली एनवायरनमेंट है उस एरिया के अंदर वो आपको नहीं पता होता। तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगी, ये बहुत से स्टार्टअप्स प्रॉब्लम होती भी है उनको, मैं सजेस्ट करूँगी आप को फाउंडर या एडवाइजर कोई अपने बोर्ड पे बिठाएं उस एरिया का। इतने सारे भारत में कृषि के अनुसंधान संस्थान है, 117 संस्थान है आईसीआर के अंडर में। तो हर एक कमोडिटी के लिए हमारे पास में एक संस्थान है, तो वहाँ से या जहाँ भी आपको ठीक लगे, या अलग अलग आईआईटीज़ हैं, सब इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनसे भी आपको ठीक लगता है, आप एडवाइज़री का एक बोर्ड बनाएं और किसी न किसी एडवाइज़र को अपने साथ एसोसिएट करें या मेंटोर को एसोसिएट करें और अपने साथ में को फाउंडर रखने के लिए हमेशा रेडी रहें। इक्विटी डाइल्यूट करने के लिए बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव ना रहें कि स्टार्टअप्स जो हैं वो इक्विटी नहीं डाइल्यूट करना चाहते, वो कहते हैं नहीं पूरा मालिक हम ही बनकर रहेंगे। तो वो नहीं, बल्कि इसमें सिर्फ एक इतनी सी कहावत को समझ लें कि एक बड़े केक की छोटी पाई भी एक छोटे पूरे केक से बड़ी होती है। तो इसलिए जी, तो एक बड़े केक का छोटा सा टुकड़ा भी एक छोटे पूरे केक से बड़ा होता है। तो इसलिए उस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए कोलैबोरेशंस के लिए रेडी रहें, लोगों के साथ अपना आइडिया शेयर करें और साथ में आईपी प्रोटेक्शन के ऊपर भी ध्यान दें, जो कि बहुत सारे फाउंडर्स की ये भी एक हमने पिछले इतने सालों में देखा कि लोग प्रोडक्ट बनाने के बाद में उनकी प्रोडक्ट में पेटेंट की पॉसिबिलिटी होती है। पेटेंट एक नेगेटिव राइट है ऐसा बोलना चाहिए, लेकिन पेटेंट दूसरे लोगों को आपके प्रोडक्ट को कॉपी करने से रोकता है। तो जब वो पेटेंट आप फाइल कर लेते हैं तो आप उसके बाद में सेफ़ एंड सिक्योर है अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर। तो अगर आपने कुछ इस तरीके की टेक्नोलॉजी बनाई है जो पेटेंटेबल है तो आप आईपी के लिए पहले आगे बढ़ें और उसके बाद में प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर उतरें। तो ये 3 मुख्य बातें हैं। उसके अलावा एक जो चीज़ हमने पिछले कुछ सालों में ऑब्जर्व करी है कि स्टार्टअप्स जो है फंडिंग एजेंसीज़ के पीछे बहुत भागते हैं। हम वो अपना खुद का पैसा लेकर चलते हैं, जिसको हम बूट स्ट्रैपिंग बोलते हैं। बूट स्ट्रैप करते हैं 5, 7, 10 लाख 12 लाख से, और उसके बाद में वो फंडिंग वो ऐसा देखना चाहते हैं कि हम वीसीज से पैसा लें या कहीं और से पैसा रेज करें। ग्रांट इन एड अवेलेबल है मार्केट में आपके लिए अभी इस स्तर के ऊपर, जहाँ पर आपने अपना एक बेसिक पैसा लगा दिया है, थोड़ा बहुत एक प्रोडक्ट सॉर्ट ऑफ बना लिया है, सरकार सहायता कर रही है। 29 इंक्यूबेटर्स हैं कंट्री में जो रफ्तार स्कीम को संचालित करते हैं। हर एक इंक्यूबेटर 5 लाख और 25 लाख का अनुदान देता है, और नंबर ऑफ स्टार्टअप्स भी हर एक इंक्यूबेटर को 20 से 25 उनके पास में आते हैं जिनको वो अनुदान देते हैं। तो एक बहुत बड़ा स्कोप है आपके लिए, लेकिन इतनी अर्ली स्टेज के ऊपर वीसी फंडिंग को चेज़ करना ठीक नहीं होता, क्योंकि वो एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है। आप अकेले हैं अभी अपने स्टार्टअप के साथ में, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 लोगों की टीम है, वहाँ पर आपको मार्केट भी देखना है, प्रोडक्ट भी बनाना है, नेटवर्किंग भी करनी है, और अगर साथ में अगर वीसी फंडिंग के लिए चेज़ करने में एनर्जी एंड टाइम जाएगा तो फिर वहाँ पर स्टार्टअप ना डामाडोल हो जाता है, फोकस डाइवर्ट हो जाता है और समय और एनर्जी उधर चली जाती है। तो फिर जो आप कनेक्ट्स बना पाए हैं वो भी आगे मटीरियलाइज नहीं होते, और ये भी एक फेलियर का रीज़न निकल कर आता है। तो ऐसे समय पर ग्रांट इन एड के लिए जाएं और उसके बाद में आप वीसी फंडिंग के लिए आगे बढ़ें, ये मेरा सुझाव है। जी, आशा करते हैं ये वीडियो आपके ज़रूर काम आएगी। अगर आप भी कोई एग्री स्टार्टअप लगाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। अगर आपकी कोई क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमको लिख सकते हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।